हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स का एक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल से। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। किसी कॉइल के अंदर आप किन तरीकों का इस्तेमाल करके करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, करंट को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताने हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पर दो ही तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो मेथड है उसमें आपको कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन मेंटेन रखना होता है। मतलब क्या है इस चीज़ का, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। कोई कॉइल है आपके पास, ठीक है, जिसमें करंट अभी नहीं है। आपने किसी कॉइल को अरेंज किया हुआ है। कॉइल से मतलब क्या है, कोई वायर है ना, वहां पर बैटरी नहीं लगी है। बैटरी लगी होती फिर तो करंट पहले से ही प्रेजेंट होता, लेकिन हमें करंट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम उस कॉइल के पास में मैग्नेट को ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना मैग्नेट को ले जाके उसके पास रख दिया आपने। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि आप मैग्नेट को लगातार उसकी तरफ एंटर करेंगे या फिर बाहर निकालेंगे। तो इनवर्ड आउटवर्ड इस तरह का जो मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच, उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लक्स में बदलाव आता है। अब फ्लक्स क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर मेंटेन है, जिसमें आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो जब आप किसी कॉइल के पास में मैग्नेट को ले जाते हैं या फिर उससे दूर लाते हैं मैग्नेट को, तो उस दौरान कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, करंट स्टार्ट हो जाता है। चेक कैसे करेंगे, गैल्वेनोमीटर की मदद से हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्लियर हुआ करंट को इंड्यूस करने का, रेक्टेंगुलर कॉइल में या किसी भी कॉइल के अंदर, ठीक है। सेकंड मेथड करंट को इंड्यूस करने का कॉइल में, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है तो भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है कॉइल में, ठीक है। करंट इंड्यूस हो जाता है और इस इंड्यूस होने वाले करंट को ही इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस करंट मतलब सिंपल सी बात कि करंट उत्पन्न हो गया है। पर कैसे हो गया है, ये मैंने आपको दो मेथड बताए। सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया कि भाई कॉइल और मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो करंट इंड्यूस हो सकता है कॉइल में। सेकेंड मेथड में मैंने आपको बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर और कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तब भी करंट इंड्यूस हो जाता है कॉइल में। एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है करंट को इंड्यूस करने की कॉइल में। आप किसी कॉइल के पास करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे। अब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन आपने क्या किया, जो करंट कैरिंग कंडक्टर था ना, जो किसी कॉइल के नियर बाय प्लेस है, ठीक है, तो उससे जो करंट पास आउट हो रहा था उसको आपने बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से भी करंट इंड्यूस हो जाता है कॉइल में। क्लियर। तो ये तीन पॉसिबिलिटी थी करंट को कैसे हम इंड्यूस कर सकते हैं किसी कॉइल में, उस कॉइल में जिसमें कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है। क्योंकि बैटरी अगर कनेक्ट होती, कोई पावर सोर्स होता, तो फिर करंट इंड्यूस करने की बात ही क्यों करते, करंट तो पहले से ही होता वहां पे। लेकिन उस कॉइल के अंदर कोई भी करंट पहले से प्रेजेंट नहीं था, कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है, सिंपल एक वायर है जिससे करंट पास हो सकता है, पर करंट अभी नहीं है। पर हमने उस कॉइल में करंट को इंड्यूस करके बताया। लेकिन कैसे, ये तीन अलग अलग मेथड के जरिए, जिसमें से दो स्टार्टिंग के जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का नियम था वो स्टेटमेंट आपको डालनी है। एक बार समझते हैं कि क्या बताया था फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लेफ्ट हैंड की स्टेटमेंट में। फ्लेमिंग एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेफ्ट हैंड के बेसिस पर एक रूल डिजाइन किया। हालांकि राइट हैंड रूल वो अलग है, वो भी हमारा क्वेश्चन नहीं है। अभी हम फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पर। फ्लेमिंग के जरिए जो लेफ्ट हैंड रूल दिया गया, तो आप लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे हम स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, देखिए आप अपने लेफ्ट हैंड में थंब को स्ट्रेच कीजिए। अगर आप थंब को स्ट्रेच करते हैं तो फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर भी बोलते हैं इसको, और सेंट्रल फिंगर, ठीक है। तो थंब को अगर हम स्ट्रेच करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर फिंगर मतलब कि फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाती हैं कि ये तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसी भी तरीके से। देखिए ये सेंट्रल फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर और ये थंब,
तो आप किसी भी तरीके से अगर देखते हैं तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई पड़ती हैं। अब इसमें ये जो 3 इंडिकेशन मिल रहे हैं, है ना, तो ये किस चीज के इंडिकेशन है? फिंगर्स के बेस पे और थंब के बेस पर। जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का इंडिकेशन देती है। क्लियर? जो फर्स्ट फिंगर के बाद सेंट्रल फिंगर आती है वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है फर्स्ट फिंगर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और थंब के रेस्पेक्ट में भी। तो ये जो सेंट्रल फिंगर होती है ये करंट का इंडिकेशन देती है। क्लियर? और थंब इंडिकेट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर को। क्लियर हुई बात? तो फ्लेमिंग वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके कुछ चीजों के बारे में बताया, और वो 3 चीजें क्या थी कि भाई थंब जो है मोशन ऑफ कंडक्टर का इंडिकेशन देता है, और फर्स्ट फिंगर इंडिकेशन देती है मैग्नेटिक फील्ड का, और जो सेकंड फिंगर है, ठीक है, सेकंड फिंगर मतलब सेंट्रल फिंगर, वो सेंट्रल फिंगर इंडिकेशन देती है करंट का। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स यहां पर हाईलाइट किए जाते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। जो आपका ये चैप्टर है ना क्लास 10th का फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें टोटल 3 रूल हैं जो आपको जरूर मालूम होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, सेकंड लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन किसका? फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग और मैक्सवेल ये अलग अलग साइंटिस्ट है ना। फिर फ्लेमिंग का एक दूसरा रूल भी आता है, वो है राइट हैंड रूल। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा लेफ्ट हैंड रूल के लिए था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत क्या है, एक वो क्या लॉजिक है जिस पर इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि पंखा, कूलर, है ना, ये जितने भी इस तरह के अप्लायंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर कब वर्किंग में आती है, कब अपना काम कर पाती है? जब आप स्विच को प्रेस करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो करंट जाता है और मोटर काम करना शुरू कर देती है, पंखा चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे प्रिंसिपल क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत है कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल। कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है ये भी आप चीज नोट कर लेना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना, ये इलेक्ट्रिक मोटर का एक प्रिंसिपल है जिस पर वो काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में लाइन है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है किसको? आर्मेचर को। आर्मेचर मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को। ठीक है, और बैटरी कनेक्ट रहती है पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो सोर्स मतलब एक कनेक्ट होता है जो कि करंट प्रोवाइड कर सके। तो जैसे ही करंट पास आउट होता है ना कॉइल से, तो पहले से ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट के पास होने की वजह से फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉइल रोटेट करना शुरू कर देती है। पर हर एक हाफ रोटेशन पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। उस रिवर्स डायरेक्शन को ही मेंटेन करता है कौन? स्प्लिट रिंग। और आधा टर्न क्लॉकवाइज, आधा टर्न एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से मूवमेंट दिखाएगी इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ही डायरेक्शन में जो रोटेट कर पा रही है, जो घूम पा रही है, वो इसी वजह से क्योंकि आपने स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। गिव एनी 2 सोर्स ऑफ डीसी एंड 2 सोर्स ऑफ एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेट करंट के 2 सोर्स क्या हो सकते हैं? एक तो ऑसिलेटर जो डीसी को एसी में चेंज करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में चेंज करता है। तो ऑसिलेटर एक सोर्स हुआ। दूसरा सोर्स एसी जनरेटर। ठीक है, तो एसी जनरेटर और ऑसिलेटर ये 2 सोर्स हैं अल्टरनेट करंट के लिए। क्लियर? अब आते हैं डीसी पर, डायरेक्ट करंट के लिए। तो डायरेक्ट करंट के लिए सबसे पहला सोर्स है बैटरी और डीसी जनरेटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। डीसी के लिए एक सोर्स डीसी जनरेटर, एसी के लिए एक सोर्स एसी जनरेटर। और सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे दोनों के लिए? डीसी के लिए आप डालेंगे सेकंड नंबर पर बैटरी, है ना, और एसी के लिए सेकंड नंबर पे सोर्स क्या बताएंगे आप? ऑसिलेटर, जो डीसी को एसी में चेंज कर देता है। तो कुल मिला के एसी प्रोवाइड कर रहा है ना, अल्टरनेट करंट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसका सोर्स कंसिडर करेंगे उसको।
ठीक है। बाकी सोलर सेल वगैरह भी डाल सकते हैं हम डीसी के सोर्स में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको एक वो सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, 2 रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन, है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है, कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉपर वायर। कॉइल, देखिए कॉइल है ना, बहुत बार नाम आ रहा है। कॉइल सिंपल क्या होता है, एक वायर है जिससे करंट पास हो सकता है, बस, और कुछ नहीं। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉपर वायर की बनी हुई है, इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट कर रही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आईसी मतलब इंड्यूस्ड करंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां पर, चेंजेस वंस इन ईच। तो जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हर बार चेंज होती है ना। लेकिन क्या 2 रिवोल्यूशन के बाद चेंज होती है या हाफ रिवोल्यूशन के बाद चेंज होती है? अगर आप अच्छे से मैकेनिज्म समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जब कॉइल रोटेट करती है तो हर एक हाफ रोटेशन पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। पर इस रिवर्स डायरेक्शन की वजह से, अगर रिवर्स डायरेक्शन हो गई करंट की, है ना, हर एक हाफ रोटेशन पर, और आपने उसमें इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल नहीं किया, तो होगा क्या? मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आ रहा था कि पंखे में जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है वो पंखा ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो पंखा हवा नहीं दे पाएगा। जिस उद्देश्य से आपने पंखे को चलाया था वो अपना काम नहीं करेगा, खत्म। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। 2 सेफ्टी डिवाइस के हमें नाम बताने हैं जो जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी के केस में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आपको 2 पॉइंट्स बनाने होंगे। नंबर फर्स्ट फ्यूज वायर, नंबर सेकंड अर्थ वायर। सबसे पहले समझते हैं फ्यूज वायर क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक वो डिवाइस होता है, एक वो सेफ्टी डिवाइस है जिसमें फ्यूज वायर लगी होती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज को सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप हमेशा सीरीज में लगाएं, लाइव वायर में लगाएं, सर्किट के स्टार्टिंग में लगाएं। ऐसा करने से क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सप्लाई आती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आता है ना सर्किट डायग्राम में, तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, क्योंकि एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है फ्यूज वायर को। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम जैसा है उसमें जिस तरह के अप्लायंसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओवरऑल जो पावर कंजम्पशन है उसके आधार पर इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर फ्यूज वायर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आया और आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मैसिव क्वांटिटी में करंट आएगा और अप्लायंसेस को डैमेज कर देगा, बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें फ्यूज वायर होती है जो ज़्यादा करंट आने पर, ओवर हीटिंग होने पर मेल्ट हो जाती है। और जैसे ही फ्यूज वायर मेल्ट होती है तो तुरंत सर्किट डायग्राम ब्रेक हो जाता है और करंट की सप्लाई रुक जाती है, और आप और आपके जो अप्लायंसेज है जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बच जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज या फ्यूज वायर भी आप कह सकते हैं। सेकंड, क्योंकि 2 हमारे से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो सेकंड नंबर पे आप पॉइंट बनाएंगे अर्थ वायर का। अर्थ वायर भी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेटेलिक बॉडी वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम इस्तेमाल करते हैं घर में, तो उनके अंदर अगर बाई चांस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आया और वहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन होता ही है, तो अर्थिंग की वजह से क्या होगा, उस अर्थ वायर की वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज जो उस बॉडी पर एक्यूमुलेट हुआ था वो उसको तुरंत ड्रेन करेगा और ले जाएगा कहाँ तक, इलेक्ट्रिक पोल तक। वहाँ पर भी अर्थिंग का पॉइंट होता है, पहले मीटर तक पहुँचाएगा, फिर इलेक्ट्रिक पोल तक, और उसके ज़रिए फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ वायर ने आपको बचाया, आपके अप्लायंसेस को सुरक्षित रखा। तो लेकिन अगर आपने अर्थ वायर का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट अगर पहुंचता है अप्लायंस तक, और अप्लायंस की जो बॉडी है ना, वो मेटलिक है, तो करंट स्प्रेड हो जाएगा, और बाई चांस कोई व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। इसीलिए ये 2 सेफ्टी डिवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से खुद को या अप्लायंसेस को बचाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज और अर्थ वायर, ये 2 पॉइंट्स आप यहां पर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक अवन ऑफ 2 kW मतलब 2 किलोवाट पावर का है, रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक सर्किट, 220 वोल्ट सप्लाई है, दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, है ना, दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। तो क्या आप रिजल्ट सोच रहे हैं? देखिए जो इलेक्ट्रिक पावर है, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर कितनी दी हुई है हमें, 2 kW, ठीक है, 2000 वाट का है, 2000 वाट। वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज कितनी है? 220। तो पावर दी हुई है 2000 वाट और वोल्टेज दी हुई है आपको 220, 220। अब सोचिए अगर हम इन दोनों की हेल्प से करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर आप इस फॉर्मूले से करंट को कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, I इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय V, और पावर कितनी दी हुई है 2000 वाट, 2000 वाट, और वोल्टेज कितनी थी 220, ठीक है। तो 100/11, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं अप्रॉक्स 9.09 समथिंग आएगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, अप्रॉक्स में 9 एम्पियर। अब एक बात सोचिए, 9 एम्पियर का करंट अगर उससे पास आउट हो रहा है ना, उस अप्लायंस से पास आउट हो रहा है, और आपने जो फ्यूज़ है करंट रेटिंग के लिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, वो फ्यूज़ की बात करना चाह रहा है, और आप फ्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं 5 एम्पियर कैपेसिटी का, तो ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा करंट आएगा। फ्यूज़ वायर की कैपेसिटी कितनी है 5 एम्पियर की, तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, और फ्यूज़ वायर मेल्ट होगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तुरंत से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और जो अप्लायंस है वो बच जाएगा। तो पावर अगर 2000 वाट है और वोल्टेज 220 है और आप फ्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं 5 एम्पियर का, तो अप्लायंस जो है जैसे ही ओवर में करंट जाता है, 9 एम्पियर का करंट अगर आता है तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्किट तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द मैक्सवेल रूल। जो पूरा टॉपिक है यहाँ पर, जो पूरा हेडिंग है वो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता है। मैक्सवेल एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने राइट हैंड के जरिए कुछ समझाया, और वो क्या समझाया कि अगर हम थंब को स्ट्रेच करते हैं वर्टिकली अपवर्ड और फिंगर्स को ऐसे कर्लिंग कंडीशन मेंटेन कर लेते हैं, थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं, तो ये जो फिंगर्स होती हैं ये बताती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। क्लियर? तो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, लेकिन अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, क्लॉकवाइज होंगी। ये आपको अप्लाई करके देखना है, लेकिन याद रखना है सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड का इस्तेमाल करके। मैक्सवेल साइंटिस्ट के जरिए इस तरह से समझाया गया कि भाई राइट हैंड थंब रूल क्या है और कैसे हम इसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग। अगर आप ओवरलोडिंग की कंडीशन से बचना चाहते हैं, अपने सर्किट को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ओवरलोडिंग के टर्म ना जनरेट हो, तो उससे बचना चाहते हैं तो क्या करना होता है, हैवी अप्लायंसेस को, जितने भी हैवी अप्लायंसेस आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन सभी को एक ही टाइमिंग पर नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आप यूज़ करते भी हैं तो आपको पहले चेक कर लेना होता है कि आपके जो मीटर के द्वारा जो लोड की कैपेसिटी ली हुई है आपने, वो कितनी है। अगर आपके इलेक्ट्रिक मीटर की जो कैपेसिटी है वो 3 किलोवाट है और आप अगर 3500 वाट 3500 वाट का जो लोड है एक साथ एक ही टाइमिंग पर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको ओवरलोड माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है जितनी की आपने कैपेसिटी ली हुई है अपने इलेक्ट्रिक मीटर के लिए, तो उससे ओवर में अगर आपका कंजम्पशन बैठता है किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग पर, उसको ओवरलोड की लिस्ट में कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक, तरीका यही है कि या तो आप अपने मीटर की कैपेसिटी को रेज कराएं, या फिर दूसरा तरीका ये कि आप जितने भी हैवी अप्लायंसेस हैं उन सभी को एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर यूज ना करें। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।